नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके भविष्य में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की जो मांग है कि सर हमारी लगातार क्लास लीजिए, तो दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपकी जो है वो लगातार क्लास नहीं हो पा रही। कोशिश यही रहेगी कि आपकी जो क्लासें हैं वो लगातार ली जाए, और वो समय अब दूर नहीं है जब आपकी जो क्लास है वो ऑनलाइन जो है वो डेली प्रारंभ कर दी जाएगी। तो दोस्तों, हमारी जो था वो राजस्थान भूगोल का जो परिचय है वो प्रारंभ किया था हमने, और उसे जो है वो लास्ट वाली जो क्लास थी उसके अंदर समाप्त कर दिया। आज जो हम टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं यह राजस्थान के भौतिक विभाजन। दोस्तों, भूगोल के अंतर्गत जो भौतिक विभाजन है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है कि कोई भी जो टीचर है वो सबसे पहले भौतिक विभाजन करना प्रारंभ करता है, यानी कहने का था पढ़ाना प्रारंभ करता है। दोस्तों, अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, अगर आपने कम पढ़ा हुआ है और भौतिक विभाजन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है, तो आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जो टॉपिक है वो भौतिक विभाजन से जुड़े हुए हैं। यानी कहने का अर्थ भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो भौतिक विभाजन से जुड़े हैं। चाहे आप अपवाद तंत्र की बात कीजिए, चाहे आप जलवायु की बात कीजिए, चाहे आप कृषि की बात कीजिए, चाहे आप परिवहन की बात कीजिए, चाहे उद्योगों की बात कीजिए, जनसंख्या की बात कीजिए, या अन्य जो भी टॉपिक हैं, सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो भौतिक विभाजन जो है उनसे जुड़े। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आप जो है इस टॉपिक को गहनता से लीजिए और इसे बार बार जो है वो देखिए। यानी कोई भी टॉपिक प्रारंभ करने से पहले अगर आपने भौतिक विभाजन ढंग से देखा है तो आपका जो प्रश्न है वो कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं हो। चलो, हम आज जो है वो राजस्थान के भौतिक जो विभाजन है वो क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है सबसे पहले भौतिक विभाजन यानी भौगोलिक प्रदेश क्या होते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब हम हमारी आंखें से या हमारी नंगी आंखों से जब किसी भौगोलिक प्रदेश को देखते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। वहाँ पर मैदान पाए जाते हैं, वहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं, वहाँ पे पठार पाए जाते हैं, वहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं। और भूगोल में इन्हीं चीज़ों का जो अध्ययन है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भौतिक विभाजन पढ़ने के पीछे कारण ये है कि हमें उस क्षेत्र की जो संरचना है वो हमें बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो जाए, ज्ञात हो जाए। तो सबसे पहली जो बात है कि राजस्थान को सर्वप्रथम जो है वो किसने भौतिक भागों में विभाजित किया था। दोस्तों, अगर आज हम कंपटीशन एग्जाम पढ़ते हैं राजस्थान के तो हमें दिखता है कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। लेकिन दोस्तों, राजस्थान को सर्वप्रथम जिसने भौतिक विभाजन में बांटा था उन्होंने 4 भौतिक विभाजनों में नहीं बांटा। दोस्तों, राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक जो विभाजन किया था वो किया था वी.सी. मिश्रा महोदय ने, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। क्या था? राजस्थान का भूगोल। यानी कहने का अर्थ ये है प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा महोदय ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल, जो कि एक प्रकाशन से प्रकाशित की गई थी, और ये जो प्रकाशन था इसका नाम था नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट ने 1968 के अंदर राजस्थान का जो भूगोल है ये प्रकाशित की। और नेशनल बुक ट्रस्ट यानी राजस्थान का जो भूगोल है जो कि प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा महोदय द्वारा लिखित है, इसे 7 भौतिक भागों में क्या किया था, विभाजित किया था। दोस्तों, वैसे
कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा गहराई से यहाँ से प्रश्न नहीं आते, लेकिन मैं भी हमें थोड़ा सा ये ज्ञात होना चाहिए कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा महोदय ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में कैसे विभाजित किया, कौन कौन से भौतिक प्रदेश थे और वहाँ पर किस प्रकार की विशेषता पाई जाती थी। तो दोस्तों, प्रोफेसर वीसी मिश्रा महोदय ने जब 1968 में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था, तो आपको पता होगा तब तक राजस्थान के बहुत सारे जिलों का क्या नहीं हुआ था, निर्माण नहीं हुआ था। तो यहाँ पे लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने राजस्थान के जिलों के निर्माण से संबंधित कुछ बातें आपको बताई थी। तो अगर वो आपको आसानी से याद है तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से 7 भौतिक प्रदेशों को प्रोफेसर वीसी महोदय ने बताया। तो दोस्तों, सबसे पहला जो भौतिक विभाजन है हम मैप में ऊपर से ही प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहला जो भौतिक विभाजन है नहरी सिंचित क्षेत्र। दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है जो राजस्थान का मरुस्थलीय हिस्सा माना जाता है और यहाँ पे वर्षा की जो मात्रा बहुत कम होती है और मैं कहूँ 15 से 25 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। और यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर व गंगा नहर के द्वारा सिंचाई किए जाने के कारण ये जो क्षेत्र है ये वर्तमान में राजस्थान का उपजाऊ क्षेत्र में क्या हो चुका है, विभाजित हो चुका है। यानी कहने का अर्थ है नहरी सिंचित जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय पार्ट का ही हिस्सा है। यहाँ पे जो वर्षा है ये 15 से 25 सेंटीमीटर के मध्य होती है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से जिले आते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला जो जिला आता है वो आता है श्री गंगानगर। और जब 1968 में इसका भाग किया गया था तब हनुमानगढ़ जो था वो गंगानगर का ही हिस्सा था। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे गंगानगर का अर्थ गंगानगर प्लस हनुमानगढ़। दूसरा, यहाँ पर एक जिला है गंगानगर के जस्ट दक्षिण में जिसे हम बोलते हैं बीकानेर। और बीकानेर के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा जो हिस्सा है वो किसका लिया गया है, जैसलमेर का लिया गया। तो कहने का अर्थ आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो जैसलमेर के, यानी अब तो बाड़मेर तक पहुंच चुकी है, उस समय तक जैसलमेर तक ही बात थी। तो इनको जो है वो नहरी सिंचित क्षेत्र में क्या किया गया, शामिल किया गया। यानी कहने का अर्थ है पहला जो पार्ट है नहरी सिंचित क्षेत्र, इसमें जो है गंगानगर, बीकानेर व उत्तरी जो जैसलमेर है उसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। दूसरा जो भौगोलिक प्रदेश था उसे नाम दिया गया पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों, आप सबको पता है कि रेड क्लिफ रेखा के समानांतर जो जिले विस्तृत है उसे वहां पे वर्षा की जो मात्रा है बहुत कम होती है और इस कारण से इस भौगोलिक प्रदेश को हम कहते हैं पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें मुख्य रूप से जो जिले आते हैं वो यहाँ से प्रारंभ कर देते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का हिस्सा, जोधपुर का हिस्सा, थोड़ा जो है वो नागौर का हिस्सा और यहाँ पे जो है वो पश्चिमी जो चूरू है उसका हिस्सा जो है वो किस में आता है, वो आता है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। दोस्तों, अभी हमने बात की थी शुष्क कह दिया तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वो बहुत कम होती है। कहने का अर्थ है जितनी मात्रा सिंचित नहरी क्षेत्र में होती है उतनी जो मात्रा वर्षा की वो यहाँ पे होती है। हम कह सकते हैं 15 से 25 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो यहाँ पर होती है। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, एक बार वापस देख लो, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर का पश्चिमी हिस्सा और चूरू का पश्चिमी हिस्सा जो है वो किस में आता है, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। दूसरा दोस्तों जो आता है उसे हम बोलते हैं, तीसरा है अर्धशुष्क क्षेत्र। दोस्तों, अर्धशुष्क क्षेत्र में
वो जिले आते हैं जो अरावली के किधर है, अरावली के पश्चिम में और पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्व में जो जिले बचे हैं वो किस में आते हैं, अर्धशुष्क क्षेत्रीय प्रदेश में आते हैं, या हम कहें अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में या अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैप आपको ध्यान है तो आप आसानी से बता सकते हो कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे हमारा झुंझुनू, झुंझुनू के साथ साथ सीकर का हिस्सा आता है, थोड़ा सा हिस्सा चूरू का आता है, नागौर का हिस्सा आता है, जोधपुर का हिस्सा आता है, जोधपुर के बाद में यहाँ पे पाली का हिस्सा आता है, पाली के साथ साथ यहाँ पे किसका आता है, जालोर का हिस्सा आता है। दोस्तों कहने का अर्थ है कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं, वापिस याद करो। थोड़ा हिस्सा चूरू का आता है, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में पाली, पाली के बाद में जोधपुर, ये जो है ये अर्धशुष्क प्रदेश में शामिल किए जाते। दोस्तों अभी हमने कहा था अर्धशुष्क और ये शुष्क, मैंने शुष्क में कहा था वर्षा जो है वो कितनी होती है, 15 से 25, और यहाँ से जो है 25 से 50 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो कहाँ पर होती है, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में क्या की जाती है, वर्षा होती है। तो दोस्तों ये हो गए 3 भौगोलिक प्रदेश, पहला नहरी सिंचित क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा अर्धशुष्क क्षेत्र। चौथा जो बात करेंगे हम बात करेंगे अरावली प्रदेश। दोस्तों अरावली प्रदेश में जो सबसे पहला जिला आता है तो यहाँ पे हम बात करते हैं डूंगरपुर। कौन सा आता है, डूंगरपुर। और डूंगरपुर में भी कौन सा डूंगरपुर, पश्चिमी डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में यहाँ पे जो जिला आता है वो आता है उदयपुर। उदयपुर के बाद में हम कहें पाली और राजसमंद वाला हिस्सा जो है, यानी राजसमंद जब है पाली का ही हिस्सा था, पाली राजसमंद। और कौन सा पाली, पाली भी वो हिस्सा जो पश्चिमी पाली है। कौन सा पाली है, पश्चिमी जो पाली है वो किस में आता है, अरावली क्षेत्र में आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो भौगोलिक प्रदेश है इसे हम अरावली प्रदेश के रूप में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। कितने प्रदेश हो गए, 4 प्रदेश हो गए दोस्तों। पहला नहरी सिंचित क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा जो है अरावली प्रदेश। पांचवा जो हम बात करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। और आप सबको पता है ये कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश क्या दो, ये हम कहते हैं कृषि प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश या मैदानी प्रदेश जो है इसमें ये संपूर्ण का संपूर्ण जो भौगोलिक प्रदेश है ये इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। देखो दोस्तों यहाँ पे जो वर्षा है ये कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश में, तो हमारा यहाँ पे जो था ये था बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के पास यहाँ पे डूंगरपुर, और प्रतापगढ़ जब था ही नहीं तो हम कहें प्रतापगढ़, और किसका हिस्सा था, चित्तौड़ का, चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में झालावाड़, बारा, ये जो भौगोलिक प्रदेश है कोटावाला, ये भौगोलिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी कृषि मैदानी प्रदेश में क्या किए जाते हैं, शामिल हैं। और वर्षा जो है वो ही 50 सेंटीमीटर से अधिक, वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से अधिक क्या की जाती है, शामिल की जाती है। दोस्तों छठा जो भौगोलिक प्रदेश है वो हमारे चंबल का मैदान, या हम कहें चंबल बीहड़ प्रदेश। और चंबल बीहड़ प्रदेश में आप सबको पता है ये 2 जिले जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। और मोस्टली मैं कहूँ धौलपुर का दक्षिणी हिस्सा व सिरोही का दक्षिणी हिस्सा जो है वो किस में आता है, चंबल बीहड़ प्रदेश में शामिल किया जाता है। आप सबको पता है कि चंबल बीहड़ जो प्रदेश है वो उत्खात भूमि द्वारा क्या है, निर्मित, यानी कहने का अर्थ चंबल नदी ने अपनी जो पेंदा है इस पेंदे के अंदर उबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति है उसका निर्माण कर दिया था। और इसलिए ये जो भौगोलिक प्रदेश है ये चंबल बीहड़ प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रोफेसर मिश्रा मोदी ने 2 ही जिलों को शामिल किया है, और वो भी सूक्ष्म, मैं कहूँ दक्षिणी धौलपुर और दक्षिणी सवाई माधोपुर जो है वो किस में आता है, चंबल बीहड़ प्रदेश में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है दोस्तों। और 7वां जो भौगोलिक प्रदेश था ये था
पूर्वी मैदानी व पठारी कृषि प्रदेश। दोस्तों वर्षा हुई 50 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 50 सेंटीमीटर। तो इस भौगोलिक प्रदेश में मुख्य रूप से जो जिले आते हैं वो दोस्तों यहाँ से हम प्रारंभ कर लेते हैं। जयपुर के जस्ट दक्षिण में अजमेर, अलवर, भरतपुर, उत्तरी धौलपुर, उत्तरी सवाई माधोपुर, टोंक और कुछ हिस्सा जो है वो किसका आता है, कोटा का आता है। किसका आता है, कोटा का आता है। और ये जो है ये है पूर्वी मैदानी व पठारी प्रदेश। आप सबको पता है कि वर्तमान समय में ये जो भौगोलिक प्रदेश है ये कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अरावली से निकलने वाली जो नदियां हैं उन नदियों ने इस भौगोलिक प्रदेश को सिंचित किया है। तो दोस्तों प्रोफेसर वीसी मिश्रा महोदय ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में क्या किया था, 1968 में जो उनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, उसमें क्या किया था, विभाजित किया था। और जहां तक मेरा अनुभव है कि मानचित्र के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि 1968 के बाद में किस किस महोदय ने राजस्थान को भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया। तो दोस्तों जैसे ही 1968 आता है उसके बाद में 1971 में प्रोफेसर रामलोचन सिंह जो थे वो भारत के प्रादेशिक विभाजन कर रहे थे। और जब ये भारत के प्रादेशिक विभाजन कर रहे थे तो उसी समय इन्होंने राजस्थान के प्रादेशिक विभाजन में क्या किया था, विभाजित किया था। यानी कहने का अर्थ है प्रोफेसर रामलोचन सिंह जो थे उन्होंने राजस्थान को भी प्रादेशिक विभाजन किया, यानी भौतिक प्रदेश में क्या किया था, विभाजन। और इन्होंने राजस्थान को 2 मुख्य भौतिक प्रदेशों में क्या किया था, विभाजित किया था। एक क्या था, राजस्थान, और दूसरा क्या था, राजस्थान का पठारी प्रदेश। कहने का अर्थ यह प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 मुख्य भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। पहला जो भौतिक प्रदेश था उसे उन्होंने नाम दिया राजस्थान, और दूसरा जो भौगोलिक प्रदेश था यानी कहने का था मैदानी जो प्रदेश था उसे उन्होंने राजस्थान नाम दिया, और पर्वतीय और पठारी जो प्रदेश था उसे राजस्थान का पठारी प्रदेश के रूप में क्या किया, विभाजित किया। इसके अलावा उन्होंने 4 जो थे गौण प्रदेश और 12 सूक्ष्म जो प्रदेश थे उसके अंतर्गत राजस्थान को क्या किया था, विभाजित किया था। तो मैं कहूं यहाँ पे 2 जो थे राजस्थान और दूसरा जो था राजस्थान का पठारी प्रदेश। फिर इन्होंने 4 जो थे वो सूक्ष्म भौगोलिक प्रदेश और 12 जो थे वो गौण भौगोलिक प्रदेश में क्या किया था, विभाजित किया था। दोस्तों इसके बाद में 1994 में प्रोफेसर तिवारी महोदय ने 1994 में प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना महोदय ने राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजन करने का क्या कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने राजस्थान के धरातलीय स्वरूप, जलवायु आदि कारणों को आधार लेकर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में क्या किया था, विभाजन किया था। तो हमें 4 प्रकार के जो भौतिक विभाजन है वो याद रखने हैं कि किस किस ने किया था। सबसे पहले जो विभाजन किया था वीसी मिश्रा ने। सिंपल वे में जो प्रश्न पूछा जाता है हाई कंपटीशन एग्जाम में वो यही है कि राजस्थान को सर्वप्रथम भौगोलिक प्रदेश में किसने विभाजित किया था, तो हम कहेंगे प्रोफेसर मिश्रा महोदय। कितने किया था, डीपली बात करें 7 भौतिक प्रदेशों में, और मैंने आपको मानचित्र के माध्यम से 7 भौगोलिक जो प्रदेश थे वो बता दिए। उसके बाद में 1971 में रामलोचन सिंह, बहुत बड़ा नाम है भूगोल के क्षेत्र में, उन्होंने 1971 में राजस्थान को मुख्य रूप से 2 भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया। 1994 में प्रोफेसर सक्सेना और जो प्रोफेसर सक्सेना महोदय जो थे उन्होंने राजस्थान को जलवायु, भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक वनस्पति को आधार लेकर जो है मुख्य रूप से राजस्थान का क्या था, भौतिक विभाजन
किया था, यानी तिवारी और सक्सेना महोदय ने इन आधार लेकर जो है वो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। लेकिन आप सबको पता है कि ये जो विभाजन है ये वर्तमान के भूगोलवेता जो है वो इन भौगोलिक प्रदेश को नहीं मानते। वर्तमान में राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौगोलिक प्रदेश में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। दोस्तों पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जल्दी से आप लोग जो है वो कमेंट करके उत्तर बताएंगे कि राजस्थान को 4 भौगोलिक जो प्रदेश हैं वो किसने स्वीकृत किए। कि वर्तमान में जो राजस्थान के 4 भौगोलिक जो प्रदेश हैं जिन पर हम अभी चर्चा करेंगे वो किसके द्वारा स्वीकृत है। चलो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेश में, आप सबको पता है दोस्तों कि राजस्थान जो है यहाँ पर प्राचीन भौगोलिक जो संरचना है वो क्या की जाती है, पाई जाती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान में प्राचीनतम चट्टानें, विश्व की सबसे प्राचीनतम जो चट्टानें हैं वो राजस्थान में पाई जाती है। और उन्हीं जो चट्टान है उन चट्टानों पर अपक्ष और अपर्दन की क्रिया जब प्रभावी होती है तो वो क्या होती है, विखंडित हो जाती है। और विखंडित होते होते वर्तमान स्वरूप क्या कर लेती है, धारण कर लेते हैं। दोस्तों राजस्थान जो है इनकी चट्टानों से पहले एक थोड़ी सी मैं विशेषता बता देता हूँ। यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश पर चलने से पहले आप सबको पता है, यहाँ तक आ जाएगा, हाँ आप सबको पता है इस प्रकार से जब मैंने राजस्थान का भूगोल प्रारंभ किया था तो मैंने बताया था कि पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था और एक ही क्या था, महासागर था। दोस्तों आपको याद होगा महाद्वीप जो है, एक महाद्वीप था और एक क्या था, महासागर। दोस्तों महाद्वीप क्या होता है, आप सबको पता है कि एक बहुत बड़ा स्थलखंड जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो, वो क्या कहलाता है, महाद्वीप। और महासागर एक बहुत बड़ी जलीय जो राशि होती है वो क्या कहलाती है, महासागर कहलाती। तो मैं कहूँ एक ऐसा स्थलखंड जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो, और एक ऐसा जलीय भाग जो बहुत बड़ा विस्तृत हो, उसे हमने क्या नाम दिया, महासागर। पहला जो महाद्वीप था या एक ही महाद्वीप था उसे हमने नाम दिया पेंजिया। जर्मन भाषा का शब्द महासागर को हमने नाम दिया पेंथालासा। क्या नाम दिया है, पेंथालासा नाम दिया है। कालांतर में जो ये पेंजिया है ये क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। आप सबको पता जितने भी ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड हैं वो लगातार 2 गतियां, एक घूर्णन गति एक परिक्रमण गति, और इन गतियों के फलस्वरूप जो है ये पेंजिया क्या होता है, विभाजित हो जाता है। और पेंजिया जैसे विभाजित होता है इसके 2 स्थलखंड बन जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये पेंजिया था, इसके 2 खंड, और उत्तरी जो भाग है उसे कहा जाता है अंगारा लैंड या लोरेशिया। और दक्षिणी है गोंडवाना लैंड। और टेथिस सागर का जो पानी है वो इन दोनों स्थलखंडों के बीच पहुंच जाता है, और ये जो पानी पहुंचता है इसे नाम दिया जाता है टेथिस सागर। दोस्तों और ये हमारा है पेंथालासा। यानी कितने खंड हो गए, ये 1 2 टेथिस सागर
3 गोंडवाना लैंड और 4 जो है पेंथालासा। और आपको पता है दोस्तों कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड ये जो स्थलखंड है ये महाद्वीप है। इन्हीं महाद्वीपों का विखंडन होने से वर्तमान जो 7 महाद्वीप है वो क्या है, अस्तित्व में आए। दोस्तों अभी एक 8वां जो महाद्वीप है वो भी खोज लिया गया है। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा आपको क्या चीज़ है, कैसे वो पानी में डूबा, वर्तमान में स्थिति क्या है। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है वो 7 महाद्वीपों पर ही करें। वो नवीन विचार है तो उसको कम से कम हम समझेंगे तो 15 से 20 मिनट का जो वीडियो उस पर बनाएंगे। ठीक है, तो हम कहें कि वर्तमान में जितने भी स्थलखंड है पृथ्वी पर वो किस 2 भाग का है, एक तो अंगारा लैंड के हैं या गोंडवाना, अगर स्थलखंड है अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड, और एक है टेथी सागर व पेंथालासा सागर। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है कि ये जो 4 भौगोलिक प्रदेश हैं, इन 4 भौगोलिक प्रदेश में से राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। यानी कहने का अर्थ राजस्थान के जो 4 भौगोलिक प्रदेश हैं वो इनमें से किस किस के साथ क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ राजस्थान में 4 भौगोलिक प्रदेश कौन से हैं। दोस्तों इस प्रकार से अगर आपने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश देखे होंगे, ये है अरावली, अरावली के पश्चिम में ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली के पूर्व में ये संपूर्ण भौगोलिक जो प्रदेश है इसे हम बोलते हैं पूर्वी मैदान या मैदान कह दो, और राजस्थान के पूर्वी भाग में इसलिए हम बोलते हैं पूर्वी। और ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं पठारी प्रदेश। यानी एक तो पठार है, एक मैदान है, एक पर्वत है, एक क्या है, मरुस्थल है। कितने हुए, 4 हुए, मरुस्थल, मैदान, पर्वत, पठार। और जिस दिशा में है उस दिशा के आधार पर मैं कह दिया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो कहने का अर्थ ये 4 भौगोलिक प्रदेश हैं, ये राजस्थान के जो प्राचीन भूखंड है पृथ्वी के, उन पृथ्वी के प्राचीन भूखंडों में से किस किस के साथ क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो राजस्थान के 2 भौगोलिक जो खंड है वो गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं, यानी विश्व के सबसे प्राचीनतम जो भूखंड है उसका हिस्सा है। तो कौन कौन सा, एक तो अरावली है और दूसरा कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। यानी दोनों अरावली पर्वत और पठार जो हैं वो किसके हिस्से हैं, गोंडवाना लैंड के हिस्से। जबकि मरुस्थलीय प्रदेश और मैदानी जो प्रदेश हैं वो टेथिस जो सागर है उसके अवशेष माने जाते हैं। कहने का अर्थ है राजस्थान या भारत में अंगारा लैंड या लॉरेशिया का हिस्सा नहीं पाया जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अंगारा लैंड और लॉरेशिया का हिस्सा भारत व राजस्थान दोनों में ही नहीं पाया जाता। भारत और राजस्थान दोनों में ही 2 चीजों के अवशेष पाए जाते हैं, एक तो है गोंडवाना लैंड और दूसरा कौन सा, टेथिस सागर। कौन सा सागर है, टेथिस सागर। तो कहने का अर्थ है राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेश है और ये जो 4 भौगोलिक प्रदेश हैं ये प्राचीनतम 2 भूखंडों के हिस्से हैं। 2 तो हैं गोंडवाना लैंड के और 2 जो हैं वो किसके हिस्से हैं, टेथिस सागर। दोस्तों मेरे को लग रहा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ से इस प्रकार से बता देता हूँ गोंडवाना लैंड के हिस्से कौन कौन से हैं। ये हैं गोंडवाना लैंड के हिस्से और टेथिस सागर का जो हिस्सा है वो ये और ये। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम एक एक भौगोलिक प्रदेश को लेंगे और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब जो सबसे पहला जो हम लेंगे वो लेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश।
और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों, जैसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे आने वाली बात है कि इसकी स्थिति, और स्थिति की जैसे हम बात करते हैं, हम सब ने जो हमारी परिचय से संबंधित जो क्लास थी उस क्लास में हमने बात की थी कि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है, दिख रहा होगा आप सबको, वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कहने का अर्थ है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, और इसका देशांतरीय जो विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान क्या है, अवस्थित है। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि राजस्थान जो है वो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में और पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में क्या है, अवस्थित है। और इस राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में एक पर्वत श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में जो भौगोलिक प्रदेश है उसे कहा जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्या कहा जाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों, मरुस्थलीय प्रदेश यानी मरुस्थल किसे कहते हैं? पहली बात तो ये कहते किसे और कितने प्रकार के होते हैं, ये बात हमारे ध्यान में होनी चाहिए। दोस्तों, मरुस्थल किसे कहें? ऐसे भौगोलिक प्रदेश जहां पे औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है और वनस्पति का अभाव पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल कहा जाता है। यानी वर्षा की मात्रा कम होती है और वहां पे वनस्पति का आवरण नहीं पाया जाता हो, उसे किसकी श्रेणी में रखा जाता है? मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों, अरावली के पश्चिम में है, इसलिए इसे नाम दे दिया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों, अगर आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो दोस्तों मरुस्थल की परिभाषा हो चुकी है। कितने प्रकार के मरुस्थल हैं? तो दोस्तों, मरुस्थल के प्रकार की बात करते हैं। एक तो बोलते हैं रेतीला, जहां पे बालू के कण पाए जाते हैं। दूसरा चट्टानी मरुस्थल, और तीसरा जो है बर्फीले मरुस्थल, या हम कहते हैं शीत मरुस्थल। कौन से मरुस्थल है? शीत मरुस्थल। अगर मैं कहूं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो शीत मरुस्थल है, और ये जो शीत मरुस्थल है ये अंटार्कटिका है। कौन सा है? अंटार्कटिका। जबकि सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल की बात करेंगे तो हम कहेंगे सहारा मरुस्थल। किसकी बात करेंगे? सहारा मरुस्थल की बात करेंगे। तो कहने का अर्थ है, अगर रेतीले भाग में वर्षा नहीं होती और वनस्पति नहीं है तो रेतीला मरुस्थल। चट्टानी भाग में जैसे हम कहते हैं तिब्बत का पठार, मंगोलिया का पठार, और बर्फीला मरुस्थल यानी ऐसे बर्फ वाले क्षेत्र जहां पे वनस्पति का आवरण नहीं पाए, जैसे हमारे लेह लद्दाख है, या हम कहें अंटार्कटिका है, आर्कटिक है। ये वो भौगोलिक क्षेत्र है जहां पे बर्फ के कारण वनस्पति का आवरण नहीं पाया जाता। तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ गई कि मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक हम कहते हैं चट्टानी मरुस्थल, एक हम कहते हैं बालू का मरुस्थल, और तीसरा हम कहते हैं शीत मरुस्थल, या हम कहते हैं बर्फीला मरुस्थल। तीनों ही प्रकार की जो विशेषता है उस पर हमने क्या कर ली? चर्चा कर ली। तो आप सबको पता है राजस्थान का जो मरुस्थल है वो कैसे है? रेतीला मरुस्थल है। और ये जो रेतीला मरुस्थल है इसमें मुख्य रूप से जो जिले आते हैं वो आता है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर,
जालोर, पाली, ये वो जिले हैं जहां पर ये मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो क्या किया जाता है, पाया जाता है। और इन जिलों में दोस्तों मैं मानचित्र में वापस दर्शा देता हूं कौन कौन से जिले हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर। यानी कहने का अर्थ है ये मरुस्थलीय प्रदेश, और इस मरुस्थलीय प्रदेश को भी हम मुख्य रूप से एक पूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश और एक हम कहते हैं अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अगर पूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे तो इस प्रकार से इसमें हम क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं। पूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसको ऐसे भी लेकर हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, थोड़ा पश्चिमी चूरू, उत्तरी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पूर्ण मरुस्थल है। जबकि जालोर, पाली, जोधपुर, आदानागौर, झुंझुनू, सीकर, थोड़ा सा हिस्सा चूरू जो है ये अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। अभी हमने प्रोफेसर मिश्रा महोदय का वर्गीकरण किया था और उसमें वर्षा की मात्रा के आधार पर हमने ये बात की थी कि यहाँ पे जो वर्षा है ये जो है 50 सेंटीमीटर तक होती है। इसलिए जहाँ पे वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है वो पूर्ण मरुस्थल नहीं होता, अर्ध मरुस्थल की श्रेणी में क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो ये तो हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की स्थिति से संबंधित बात। अब हम बात करते हैं कि इस मरुस्थलीय प्रदेश का उद्भव यानी उत्पत्ति कैसे हुई है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझने में आसानी होगी। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हम बात करते हैं उत्पत्ति। दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति से संबंधित जैसे हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि प्राचीन समय में अरावली के पश्चिमी भाग में समुद्र का अवशेष पाया जाता था। यानी कहने का अर्थ ये है कि पर्मियन या पर्मो कार्बोनिफेरस, आपने एक युग का नाम सुना होगा, एक युग में बता रहा हूं, पर्मो कार्बोनिफेरस या पर्मियन कार्बोनिफेरस युग में इस अरावली के पश्चिमी भाग में क्या पाया जाता था, समुद्र पाया जाता था। देसी भाषा में कहूं पर्मो कार्बोनिफेरस युग में इस पश्चिमी राजस्थान में समुद्र का क्या था, अवशेष था। यहाँ पर घना बसा हुआ जो था वो समुद्र क्या किया जाता, पाया जाता था। और कालांतर में मैं कहूं जुरासिक युग, आपको पता है डायनासोर वाला जो युग है जुरासिक काल, क्रिटेशियस, कौन सा युग, क्रिटेशियस युग। और तीसरा जो युग था इयोसीन काल, इयोसीन काल। कहने का अर्थ है संघन समुद्र कब था, पर्मो कार्बोनिफेरस युग, और जुरासिक काल, क्रिटेशियस काल जो उसके बाद में आए थे। इन कालों में भी ये जो भौगोलिक जो प्रदेश था ये मुख्य रूप से समुद्र के धरातल के नजदीक था। यानी कहने का अर्थ यह है इस समय भी इस भौगोलिक प्रदेश में समुद्र जो था वो मुख्य रूप से क्या किया जाता था, पाया जाता। जुरासिक काल आप सबको पता है डायनासोर काल माना जाता है। इस पृथ्वी पर सबसे भयंकर सबसे बड़े जो दैत्य आकार जो डायनासोर थे वो क्या किया जाते, पाए जाते थे। और शीत के कारण यानी ठंड के कारण वो क्या हो चुके हैं, वर्तमान में लुप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों इस काल में कहने का अर्थ ये है यहाँ पर क्या था, समुद्र के अवशेष पाए जाते थे। जैसे मैं बात करता हूँ मानव की उत्पत्ति का समय, या यहाँ पे मैं कहूँ प्लेस्टोसीन काल, कौन सा काल,
प्लीस्टोसीन काल, वो काल जब पृथ्वी पर हिमयुग था, और इस हिमयुग के कारण ही समाप्त जैसे हुआ, मानव की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। और आपको पता है मानव ऐसा जीव है या ऐसा व्यक्ति है, जीव ही कहेंगे, जो हमेशा नए नए कार्य, यानी कहने का अर्थ नए नए प्रकार के जो प्रयोग वो करता रहता है। और इसी मानव ने अत्यधिक पशुचारण और अत्यधिक वनस्पति के आवरण को काटने के कारण ये जो पश्चिमी मनु, यानी कहने का अर्थ यहाँ पर संघन प्रकार की क्या पाई जाती थी, वनस्पति पाई जाती थी। मनुष्य ने क्या किया, इस वनस्पति को काट लिया, पशुचारण किया, और अपनी आर्थिक जो गतिविधियां हैं, मैं कहूँ आज से लगभग 4000 साल से पहले, 4000 से 1000 साल पूर्व जब मानव की आर्थिक गतिविधियां यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई, तो ये जो समुद्री जो प्रदेश था जहाँ पर संघन वनस्पति पाई जाती थी, ये नष्ट हो गई। और अपक्ष और अपर्दन के कारण ये जो भौगोलिक प्रदेश है, ये किस में परिवर्तित हो गया, ये मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। तो आपको जो बात याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कब समुद्र था। तो पहला जो समय याद रखना है वो आपको याद रखना, परमो कार्बोनिफेरस, यानी परमियन कार्बोनिफेरस जो काल था, उस समय यहाँ पर मरुस्थल का क्या हुआ, उद्भव हुआ। दूसरा हमने बात की, तीसरी जो बात करेंगे, मरुस्थलीय प्रदेश की प्राकृतिक स्वरूप की। दोस्तों प्राकृतिक स्वरूप का अर्थ यह है कि यहाँ पर किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं, यहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, पठारी प्रदेश पाए, क्या पाया जाता है। तो दोस्तों जैसे हम मरुस्थलीय प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप की बात करते हैं, इसे मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। एक रेतीला मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल। और रेतीला मरुस्थल की बात करते हैं तो हमारा राजस्थान का या पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का लगभग 85% हिस्सा जो है वो किस प्रकार का है, वो रेतीला है। यानी कहने का अर्थ है इस मरुस्थलीय प्रदेश का 85% हिस्सा जो है वो कैसा है, रेतीला है। एक तो हम कहते हैं रेतीला, कितना, 85%। दूसरा हम बात करते हैं पथरीला। और जैसे हम पथरीले की बात करते हैं, पथरीले का अर्थ यहाँ पे चूने की चट्टानें, यहाँ पे बालू का चट्टानें यानी बलुआ पत्थर, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यानी इस मरुस्थलीय प्रदेश के कुछ भौगोलिक प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे चूने की चट्टानें पाए जाते हैं, जहाँ पे बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, पथरीला मरुस्थल कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ से बाड़मेर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में जो है वो किस प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है, पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। और कितना प्रतिशत हिस्सा है, 15% जो हिस्सा है वो पथरीले मरुस्थल का क्या किया जाता है, माना जाता है। अभी हमने बात की थी इयोसीन और प्लीस्टोसीन काल में जब समुद्र पीछे हटने लगा था, तो कहने का था यहाँ पे बालू का स्तूपों की जगह चूने की चट्टानें, आपको पता है कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है समुद्री पानी में, तो उनका जो जमा हुआ यहाँ पर हो गया, और वो जो है वो चट्टानों के रूप में यहाँ पर क्या होगी, विस्तृत होगी। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा मरुस्थलीय प्रदेश का प्राकृतिक स्वरूप। और अब हम बात करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार एवं स्थिति। दोस्तों राजस्थान में ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी अक्षांशीय स्थिति, इसकी देशांतरीय स्थिति, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और अन्य जो भौगोलिक विशेषता, यानी कहने का अर्थ है ये मरुस्थल का निर्माण किस प्रकार से किया। इस मरुस्थलीय प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो राजस्थान की मूल चट्टानों से निर्मित है या कहीं और से मिट्टी आकर यहाँ पे जमा हुई है। इस पर जो है हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबको पता है
कि मौसम बहुत ही गर्म मिजाज का है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। शायद आपको दिख रहा होगा गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसलिए जो पसीना है वो आंखों में जा रहा है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट जो वीडियो है, इस वीडियो में इस मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या है, जहाँ से कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।